जमाइमा ने इस दफा लिखा कि दिस इज एन अपील डायरेक्टली टू पाकिस्तान पीएम। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी टैग किया कि ये उनसे बराह रास्त अपील है कि वो इस मामले को देखें और मेरे बेटों को वीजा दें। लेकिन अगर खान साहब के बेटे आएंगे पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ आलमी मीडिया के लिए भी वो एक बहुत बड़ी खबर होगी। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है, भाई आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सपोर्ट बंद कर दें, हमारी आपसे कोई जंग नहीं है। एक जहाज वहां से निकला है जिसको वहां से जाने की इजाजत दी गई है, ईरानियों की जानिब से जाने की इजाजत दी गई है, और वो जो जहाज है जो तेल लेके आ रहा है वो पाकिस्तान का जहाज है और उस जहाज का नाम है कराची। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन है। बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या उनकी बहनों की उनसे मुलाकात करवाई जाएगी। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि खान साहब के बेटे जो हैं वो बार बार इस चीज का जिक्र करते हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि वो आकर यानी पाकिस्तान आकर अपने वालिद से मिलें। गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि जमाइमा साहिबा ने एक ट्वीट की, ये सामने आप देख सकते हैं। अपनी ट्वीट में उन्होंने बताया कि खान साहब के जो बेटे हैं कासिम और सलमान, उन्होंने जनवरी के महीने में दोबारा वीजे के लिए अप्लाई किया, ऑनलाइन वीजे के लिए, और ये जो वीजा का प्रोसेस है ये 7 से 10 दिन लेता है। लेकिन अब 60 रोज गुजर चुके हैं यानी 2 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान मेरे बेटों को, इमरान खान साहब के बेटों को वीजे नहीं दे रही। उन्होंने जिक्र किया, बल्कि बाकायदा तौर पे टैग किया ख्वाजा आसिफ को कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इस चीज का एक टीवी इंटरव्यू में यानी एक मीडिया के इंटरव्यू में जो उन्होंने मेहदी हसन साहब को दिया था उसमें कहा था कि वो खान साहब के बेटे पाकिस्तान आना चाहें तो वो आ सकते हैं। उसके साथ साथ उन्होंने मुशर्रफ जैदी साहब को भी टैग किया कि जो वजीर आजम के स्पोक्स पर्सन है, कि उन्होंने भी जल्दा हकीम यानी जो स्काई न्यूज पे इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि खान साहब के बेटे आ सकते हैं, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, लेकिन उनको अभी तक वीजा जारी नहीं किया जा रहा। और जमाइमा ने इस दफा लिखा कि दिस इज एन अपील डायरेक्टली टू पाकिस्तान पीएम। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी टैग किया कि ये उनसे बराह रास्त अपील है कि वो इस मामले को देखें और मेरे बेटों को वीजा दें ताकि वो आके इमरान खान साहब से मिल सकें पाकिस्तान के अंदर। अब क्या शहबाज शरीफ साहब इसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे? अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत को बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए और खान साहब के बेटों को वीजा दे देना चाहिए। उन्होंने कौन सा इधर आके कोई सियासत करनी है, वो अपने वालिद से मिलेंगे और चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इस हुकूमत की साइकोलॉजी देखें, इस हुकूमत की साइकी देखें, जिस तरीके से ये बिहेव करते रहे, तो मुझे ये लगता है कि ये हर छोटी चीज से खौफजदा होते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा सियासी इवेंट ना बन जाए। और खान साहब की एक ट्वीट से जितना इनको मसला होता है, खान साहब की जो मुलाकातें हैं उनसे जितने इनको इश्यूज होते हैं, आप समझते हैं कि अगर खान साहब के बेटे पाकिस्तान आएंगे, वो आके अपने वालिद से मिलते हैं, यहाँ पे वो बाहर निकलेंगे तो पाकिस्तानी मीडिया उनसे बात करेगा, पाकिस्तानी लोग उनसे बात करेंगे, हो सकता है कि वो ट्वीट करें, हो सकता है कि कोई वो वीडियो पैगाम जारी कर दें, हो सकता है कि वो आलमी मीडिया को इंटरव्यूज दें। देखें ना, अगर खान साहब के बेटे आएंगे पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ आलमी मीडिया के लिए भी वो एक बहुत बड़ी खबर होगी। क्या ये सारी बोझ जो है मौजूदा सिस्टम या मौजूदा हुकूमत उठाने के लिए तैयार है? तो मेरा नहीं ख्याल, और इसी वजह से उनको वीजे नहीं दिए जा रहे। ऑल्दो के हुकूमती शख्सियात कहती हैं कि कोई रुकावट नहीं है, वो आए, आके अपने वालिद से जरूर मिलें, हमें तो कोई गिला शिकवा नहीं है। और उसी चीज का जिक्र जमाइमा साहिबा ने अपनी ट्वीट में भी किया और उन्होंने कहा जी ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा ये कह रहे हैं, वजीर आजम का स्पोक्स पर्सन ये कह रहे हैं, लेकिन मेरे बेटों को वीजे नहीं दिए जा रहे। तो अब भी मुझे नहीं लगता कि उनको वीजे दिए जाएंगे। अगर उनको वीजा मिलता है तो उनका यहाँ पे आना यकीनन हुकूमत के लिए थोड़ा सा परेशानी का बायस बन सकता है। जिस तरह मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि आज खान साहब का मुलाकात का दिन है, मुझे नहीं लगता कि आज भी उनकी बहनों से उनकी मुलाकात करवाई जाएगी, बल्कि हमने देखा कि कल से तो अलीमा खान साहबा के हवाले से जिस किस्म की खबरें चलाई जा रही हैं और फिर सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से जिस किस्म की खबरें चलाई जा रही हैं, देखें इस वक्त अगर कोई दो शख्सियात जो सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रही हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए या इमरान खान साहब के लिए या स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, उसमें अलीमा खान साहिबा और सोहेल अफरीदी साहब जो है वो सबसे आगे हैं। बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लगता ऐसे है कि कोशिश ये है कि कुछ खबरें ऐसी दी जाएं कि इनके ऊपर भी लोगों को एक तरह से डाउट हो जाए। पहले भी हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा को टारगेट किया गया, सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से भी बहुत सारी चीजें हम देखते रहते हैं, सामने आती रहती हैं। पर एनीवे, इस वक्त जो भी इमरान खान साहब का मौकिफ है, अगर उसके कोई करीब तरीन है तो वो सोहेल अफरीदी है, वो अलीमा खान साहिबा है, वो इमरान खान साहब की बहनें हैं और उसके अलावा पार्टी के और लोग भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जिस किस्म की खबरें दी जा रही हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात ना हो ताकि वो पार्टी को टेक ओवर कर लें, ये सारी जो है लग किस्म की बातें। बाकी हुकूमत से राब्ते तो हो रहे हैं, हुकूमत खुद राब्ते कर रही है, हुकूमत तहरीक इंसाफ के लीडरान से राब्ते कर रही है, मुख्तलिफ लोगों के जरिए राब्ते कर रही है, मुलाकातों की बात हो रही है, जी इधर आके मुलाकात करें, उधर जाके मुलाकात करें, ऐसे मामले को हल कर लें, वैसे मामले को कर लें। ये सारी चीजें तो
बैकग्राउंड में चल रही हैं। लेकिन ये कहना कि जी हलीमा खान को इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रही है, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा जो है मजाक खेज तो कोई बयानिया नहीं होगा। लेकिन जब कोई भी बयानिया ना हो तो फिर इस किस्म के बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है। एनीवे, मेन क्वेश्चन ये है कि क्या आज खान साहब की बहनों की मुलाकात करवाई जाएगी? अगर आप ये समझते हैं कि हलीमा खान की ये ख्वाहिश है कि किसी की मुलाकात ना हो, तो फिर तो आज आप उनकी मुलाकात करवा दें। ताकि अगर आप ये समझते हैं कि हलीमा खान खुदा न खास्ता या सोहेल अफरीदी जो है वो ये चाह रहे हैं कि किसी की मुलाकात ना हो, तो फिर आज मुलाकातें सारी करवा दें, ताकि उनका जो बयानिया है वो तो सारा ऊपर नीचे हो जाए और उनके लिए मसाइल खड़े हो जाए। तो ऐसी बात नहीं है, मुलाकातें कौन नहीं करवा रहा। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या जी कोई डील होगी, क्या तहरीक इंसाफ के लोगों से कोई बात हो सकेगी, क्या मामला आगे बढ़ सकेंगे? भाई, अगर हुकूमत ने मामला आगे बढ़ाने, उसमें कोई रुकावट नहीं है। कभी ये कहना कि जी बहनों की वजह से ये रुकावट आ गई है, उसकी वजह से ये रुकावट आ गई, सब जो है मेरे ख्याल में मुज़ायका खेज किस्म की बातें हैं। क्योंकि जिसने बात को आगे बढ़ाना है वो तो हुकूमत के कब्जे में है, वो तो हुकूमत की तहवील में है, वो तो जेल में है। हुकूमत तो उससे किसी टाइम भी बात कर सकती है। तो ये कहना जी बहनों की वजह से ये हो गया या फलाने लीडर की वजह से वो हो गया, ये सरासर जो है एक सियासी बयानी और बहाने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जिस दिन मामला आगे बढ़ाने हुए, हुकूमत डायरेक्ट जाके इमरान खान साहब से बात कर लेगी। और हुकूमत को भी पता है कि अगर कोई मामला आगे बढ़ा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की जात है। और इसी वजह से उनकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से कोई ऐसा फार्मूला बनाया जाए कि इमरान खान को माइनस किया जाए। और यही कोशिश रोकने की कोशिश कर रही हैं इमरान खान साहब की बहनें और उनकी जमात की जो लीडरशिप है कि इमरान खान साहब को माइनस ना किया जा सके। ये दोबारा असेंबलियों के अंदर कमेटियों में जाना, ये करना, वो करना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी बुनियादी जो कोशिश है उनको करने की वो यही है कि अगर हम ये कर लेंगे तो हो सकता है कि आगे चल के हम माइनस इमरान खान कर लें। तो ये सारी जो कोशिशें हैं, ये जो सारी ऑफर्स इस वक्त आगे पीछे दी जा रही हैं, ये माइनस इमरान खान के फार्मूले हैं। लेकिन फिलहाल ये मुझे कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा, ये सामने आप देख सकते हैं द ऑफिस ऑफ एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एडवाइजर हैं मरियम नवाज साहिबा के जनाब अली डार साहब, ये गालिबन उनके ऑफिस का ट्विटर या एक्स अकाउंट है और वहां से ये ट्वीट की गई है जिसमें लिखा गया है द 33rd पंजाब कैबिनेट मीटिंग वाज हेल्ड टुडे 16th of March 2026 at 11:30 AM. Advisor to CM on AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेशल इनिशिएटिव्स अली डार attended the meeting virtually in line with the ongoing measures taken by the government। यानी वो जो पैसा बचाने के मेजर्स हैं कि आपने मीटिंग्स वगैरह जो है वो आपने ऑनलाइन भी करनी है। और अली डार साहब जो हैं, जो एडवाइजर हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से या फिर उनका जो वेरीफाइड अकाउंट है उससे उन्होंने इस चीज को रीट्वीट भी किया हुआ है। इसमें अली डार साहब की आप तस्वीर देख सकते हैं। अली डार साहब की तस्वीर के पीछे जो एडवाइजर यानी जो कैबिनेट मेंबर का ऑफिस है, उसमें एडवाइजर साहब के पीछे जो तस्वीर लगी हुई है वो मरियम नवाज साहिबा की है। इसी तरह ये आप दूसरी तस्वीर देख सकते हैं, इसमें भी चेयरमैन सीएम टास्क जो है स्किल डेवलपमेंट पे अदनान चट्टा साहब, उनकी मुलाकात हुई है एडवाइजर टू सीएम ऑन एआई अली डार साहब से। और इस मुलाकात की भी जो तस्वीर जारी की गई है उसको भी अली डार साहब ने रीट्वीट किया। इसमें भी आप देख सकते हैं कि उनकी कुर्सी के पीछे एक तो साइड पे आपको पाकिस्तान का झंडा नजर आ रहा है, हुकूमत पंजाब का झंडा नजर आ रहा है और पीछे मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर नजर आ रही है इतनी बड़ी। यकीनन इसी ऑफिस में कायदे आजम की तस्वीर भी होगी, लेकिन नजर इधर अभी मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर आ रही है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि दीगर जो सूबे हैं वहां पे भी जो वुज़राए आला हैं उनकी तस्वीर, जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनके ऑफिस में इतनी बड़ी बड़ी तस्वीर इस तरह लगी होती हैं, हो सकता है शायद लगी हो, पर एनीवे ये मैंने देखा तो ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है एआई वाला, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। अच्छा जी, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया है और पाकिस्तान ने बड़ी कार्रवाई की है। ये सामने जो आप वीडियो देख सकते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ जो ठिकाने हैं वहां पे जहां पे असला रखा गया था, जो असला पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से इस्तेमाल होता है, दहशतगर्दों को जहां पे पनाह दी जाती है, यानी उन मुकामात पे जहां पे असला पड़ा है, जहां पे जाके दहशतगर्द पनाह लेते हैं, उनको निशाना बनाया गया। काबुल के अंदर भी निशाना बनाया गया, उसके साथ साथ नगरहार जो उनका एरिया है वहां पे भी अफगान तालिबान की जो तंसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया। इन हमलों में बताया यह जा रहा है कि काबुल के 2 मुकामात पर तालिबान की जो फौजी तंसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको निशाना बनाया गया।
उसके साथ साथ जो उनकी दीगर जो उनकी चीजें हैं, यानी जहां पे एमुनिशन उनका डेपो है, गोला बारूद पड़ा हुआ है, असला पड़ा हुआ है, उसको निशाना बनाया गया और वहां से जो विजुअल्स आ रही हैं उनमें देखा जा सकता है कि वहां पे गोले फट रहे हैं, आपको सेकेंडरी बहुत सारे ब्लास्ट होते हुए वहां पे नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो उधर से तफसीलात आ रही हैं उनके मुताबिक 4 मुकामात पर अफगान तालिबान की जो मिलिट्री तनसीबात हैं उनको नंगरहार में निशाना बनाया गया और इसी तरह फजाई कार्रवाइयों में वहां पर मिलिट्री तनसीबात से जो मुहल्का लॉजिस्टिक, एमुनिशन, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी तबाह कर दिया गया। और ये सारा किया जा रहा है, जो ऑपरेशन चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ, उसके तनाजुर में। और पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है, भाई आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सपोर्ट बंद कर दें, हमारी आपसे कोई जंग नहीं है, कोई ये जंग नहीं हो रही है, ये दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है और हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है कि अगर आज हमें ये गारंटी दे दी जाए कि अगर ये जो एरियाज हैं या ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहां से दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं मिलेगी और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी होती है जिसमें भारत का हाथ है उसमें इन एरिया से उनको सपोर्ट नहीं दी जाएगी, तो हम अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों को टारगेट करना बंद कर देंगे। लेकिन जब तक हमें यह गारंटी नहीं दी जाती अफगान तालिबान की जानिब से ये हमले जारी रहेंगे। अच्छा, अब अमेरिका चाहता है ईरान के अंदर रजीम चेंज, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अब वहां पे वो रजीम चेंज करने में कामयाब नहीं हुआ और ना ही मुझे लगता है कि वो इतनी आसानी से कामयाब हो सकता है। अब पाकिस्तान, मुझे नहीं पता कि अफगानिस्तान में रजीम चेंज चाहता है या नहीं चाहता, लेकिन जिस तरीके से वहां की रजीम अंडरमाइन हो रही है, वहां पे जिस तरीके से तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान हिट कर रहा है, तो वहां पे मुझे ये लगता है कि उनकी रजीम खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि वहां पे हर वक्त बहुत सारे ग्रुप तैयार बैठे होते हैं। वहां पे उस तरह नेशनल कोहेजन तो है नहीं है जो मामला आपको ईरान में नजर आता है। वहां पे बहुत सारे ग्रुप हैं, पहले नॉर्दर्न अलायंस होता था, अभी भी अहमद शाह मसूद साहब के बेटे का ग्रुप है, फिर रशीद दोस्तम, जनरल दोस्तम का ग्रुप होता था, फिर काबुल और कंधार के जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी कभी कभी इख्तलाफात की खबरें आती हैं, फिर और भी बहुत सारे वहां पे ग्रुप हैं। तो अगर ये इसी तरह मामला चलता रहा और उनकी लीडरशिप को और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान इसी तरह टारगेट करता रहा, तो मेरे ख्याल में अफगान जो तालिबान है उनको सोचने की जरूरत है कि ऐन मुमकिन है कि ऐसी सूरत हाल बन जाए कि उनकी जो वहां पे, जिसे आप कह सकते हैं ना कि लेजिटिमेसी है, वो ही इन क्वेश्चन हो जाए लोगों की नजर में और कोई और ग्रोह उनके मुकाबले में खड़ा हो जाए और वहां पे रजीम चेंज वाला सिलसिला शुरू हो जाए। पर एनीवे, पाकिस्तान का तो एक ही मुतालबा है जो दहशतगर्दी के हवाले से है, और वो मैंने आपको पहले भी आपसे शेयर कर दिया कि पाकिस्तान उनसे क्या मुतालबा कर रहा है। सदर ट्रंप पूरी दुनिया से मुतालबा कर रहे हैं कि भाई आए, हमारी मदद करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को खुलवाएं, अगर यहां से तेल नहीं गया तो हम सब तबाह हो जाएंगे। ये वही ट्रंप है जो कुछ दिन पहले तक कह रहा था कि जी हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम दुनिया के सबसे ताकतवर जो है कौम है, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज मेरे पास है, दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी मेरे पास है। लेकिन अब क्या वजह है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को भी नहीं खुलवा सक रहे। जहाज फंसे में 1000 से ज्यादा जहाज फंसा हुआ है, लेकिन एक जहाज वहां से निकला है। जी हाँ जी, उस जहाज की बले बले हो गई है। एक जहाज वहां से निकला है जिसको वहां से जाने की इजाजत दी गई है, ईरानियों की जानिब से जाने की इजाजत दी गई है, और वो जो जहाज है जो तेल लेके आ रहा है वो पाकिस्तान का जहाज है और उस जहाज का नाम है कराची। जी हाँ जी, कराची ऑयल टैंकर वहां से निकला है। पूरी दुनिया, अमेरिका, बर्तानिया, यूगोस्लाविया तो है नहीं है पर वैसे ही कह देते हैं, यूगोस्लाविया, सारी दुनिया जो है वो खड़ी देख रही है और पाकिस्तान का जहाज वहां से निकला है, क्योंकि पाकिस्तान के जहाज ने जाके वहां से तेल खरीदा है और चाइनीज करेंसी में पेमेंट की है और अपना तेल लिया और आ गया है। ईरान कहता है कि जनाब जो जो चाइनीज करेंसी में वहां से तेल खरीदेगा तो उसको हम जाने देंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों को यह भी डर है कि हो सकता है कि हम चाइनीज करेंसी में खरीद लें लेकिन उसके बाद भी ईरान ना जाने दें। लेकिन इस सारे चीज के अंदर पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में बड़े अच्छे तरीके से चीजों को नेविगेट किया है, जिसकी वजह से ईरान से गारंटीज दी गई या श्योरिटीज दी गई कि पाकिस्तान का जो ऑयल टैंकर है, कराची जो ऑयल टैंकर है, उसको बिल्कुल हिट नहीं किया जाएगा। और पूरी दुनिया के जहाज खड़े हुए हैं और पाकिस्तान का जहाज वहां से निकल आया है। लेकिन उसकी एक जो बुनियादी वजह मैंने आपको बताई कि पाकिस्तान के जो जहाज ने जो ये तेल खरीदा है वो जनाब चाइनीज जो यॉन है उसके अंदर उसकी पेमेंट की गई है। और दीगर जो ममालिक हैं उनको भी ईरान ये ऑप्शन दे रहा है कि भाई अगर आप भी चाइनीज करेंसी में पेमेंट करेंगे तो आप भी अपना जहाज यहां से लेके जा सकते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के लिए नया मसला खड़ा हो गया। एक तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को नहीं खुलवा सक रहे, और फिर जिस तरीके से फाइनेंशियल उसका इंपैक्ट आ रहा है, अब तक बताया जा रहा है कि कितने
अरब जो है कितने 100 अरब डॉलर अमेरिका खर्च कर चुका है। कुछ अंदाजे तो ये कह रहे हैं कि 1000 अरब से ज्यादा अमेरिका का वहां पे खर्च हो चुका, और ट्रंप की तो जान जाती है एक एक पैसे के ऊपर। एनीवे, और जब ये जो यॉन के अंदर अगर वहां पे ये सारी ट्रेड शुरू हो गई तो उससे तो अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और अमेरिका को ही तंग करने के लिए, अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाने के लिए, अमेरिका को मैसेज देने के लिए ईरान ने ये किया है कि भाई आप यॉन में पेमेंट करें, चाइनीज करेंसी में पेमेंट करें और यहां से गुजर जाएं। अच्छा, अब ईरान ने बड़ा सक्सेसफुली उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया हुआ है। आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी कुछ देर पहले ईरान के अंदर सहाफी से, तो उन्होंने कहा कि ये ब्लॉक नहीं किया हुआ, उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। ब्लॉक तो ये होता है ना कि वो माइन लगा दें और पूरा ब्लॉक कर दें, कोई ना गुजर सके, नहीं, वो ये कह रहे हैं जिसको हम चाहेंगे वो गुजरेगा। उन्होंने उसको एक तरह से मैनेज किया हुआ है, वो उसको देखते हैं कि भाई कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो ये चीज ज्यादा खतरनाक है अमेरिका के लिए कि भाई वो ईरान की मर्जी से ही कोई गुजर सकता है, जो भी वहां से गुजरेगा, और उससे अमेरिका की जो अपनी अथॉरिटी है वो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा अंडरमाइन हो रही है। और इवन कि अमेरिकी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि एक टैंकर वहां से निकला है और वो चाइनीज यॉन में पेमेंट करके, और वो पाकिस्तानी टैंकर है कराची, और वो तेल लेके कराची जा रहा है। अच्छा, सदर ट्रंप जो है वो यूरोपियन कंट्रीज को कह रहे हैं कि आप अपने जहाज भेजें, बहरी बेड़े भेजें, लेकिन यूरोपीय जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, वो रेजिस्ट कर रही हैं और ट्रंप काफी ज्यादा गुस्से में नजर आते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, गार्डियन भी रिपोर्ट कर रहा है, ट्रंप कंप्लेन्स अबाउट एलाइज एंड क्लेम्स यूएस डिस्ट्रॉयड मोर देन 30 माइन लाइंग शिप्स इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जो है ये गार्डियन रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप ये दावा कर रहा है, भाई अगर इतनी कामयाबियां हो रही हैं तो फिर दूसरों से मदद क्यों मांग रहे हो, दूसरों के हवाले से कंप्लेन क्यों कर रहे हो, दूसरों के हवाले से बार बार ये क्यों कह रहे हो कि वो आए और आके हमारी मदद करें। मसला ये है कि उधर ना सिर्फ ये बहरी जहाज फंसे हैं, वहां से जितनी फ्लाइट्स जानी थी, हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, फ्लाइट्स वहां पे जाते हुए वापस आ जाती हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, एमिरेट्स की एक फ्लाइट जा रही थी दुबई, उसको रास्ते से वापस आना पड़ा। और ये आप देख सकते हैं, बरतानवी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है सामने इंडिपेंडेंट में, थाउजेंड्स ऑफ एमिरेट्स पैसेंजर्स सफरिंग फ्लाइट्स टू नोवेयर फ्रॉम यूके एज ड्रोन स्ट्राइक्स कॉजेज अनदर दुबई शटडाउन। तो जो ड्रोन स्ट्राइक्स हैं उनकी वजह से यूएई के एयरपोर्ट्स बंद हो रहे हैं और वहां पे फ्लाइट्स नहीं जा सक रही। तो ये सारा इकोनॉमिक जो बोझ है वो खित्ते के ऊपर भी पड़ रहा है, अमेरिका के ऊपर भी पड़ रहा है और पूरी दुनिया के ऊपर पड़ रहा है। और बुनियादी तौर पे ईरान ये मैसेज दे रहा है कि भाई आप अगर हमें हिट करेंगे तो पूरी दुनिया को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसी तरह लाहौर से दुबई जाने वाली एक एमिरेट्स एयरलाइन की परवाज जो है वो भी रास्ते से वापस आ गई। तो सिर्फ बरतानिया से नहीं, दुनिया भर से जो फ्लाइट्स चल रही हैं, कोई गारंटी नहीं है कि वो पूरा सफर कर सकेंगी या आधे रास्ते से उनको वापस आना पड़ेगा। इस सूरत हाल का सामना है इस वक्त दुनिया को। अच्छा, फिर खित्ते के अंदर अमेरिका के जो फौजी टारगेट्स हैं उनको तो हिट किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो उनके सफारती टारगेट्स हैं, जो उनके डिप्लोमेट्स के मिशंस हैं, जो उनकी कॉन्सुलेट्स हैं, जो भी उनकी इस तरह की बिल्डिंग्स हैं, उनको भी ईरान टारगेट कर रहा है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर। और बुनियादी तौर पे अब ये क्वेश्चन एक तरह से रेज होना शुरू हो गया है कि इन अमरीकी अड्डों की क्या जरूरत है वहां पे। अगर ये अमरीकी अड्डे वहां पे ना होते तो आज किसी भी मुसलमान मुल्क के ऊपर हमला ना हो रहा होता और किसी भी मुसलमान मुल्क की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो रही होती, डायरेक्ट मुकाबला होता है ना। आप देखें ना, अगर रास्ते में आपको पता है जो ईरान से मिसाइल उड़ता है उसको पहले इराक में इंटरसेप्ट किया जाता है, फिर रास्ते में कुवैत से भी इंटरसेप्ट किया जाता है, बहरीन से भी इंटरसेप्ट किया जाता है, फिर जॉर्डन से भी इंटरसेप्ट किया जाता है, कतर से भी इंटरसेप्ट किया जाता है, यूएई से भी इंटरसेप्ट किया जाता है। फिर उसके बाद जो शिप्स खड़ी हैं इसराइल के पीछे, वहां से भी अमेरिका इंटरसेप्ट करता है। फिर जो है त्यारे उड़ा के जो सीरिया की एयर स्पेस है जहां पे माशाल्लाह मुजाहिदीन की हुकूमत है, वहां पे इसराइल अपने त्यारे उड़ा के सीरियन एयर स्पेस को भी इस्तेमाल करता है और वहां पे भी उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता है। अगर ये सिर्फ जो मुसलमान ममालिक हैं अगर ये साइड पे हो जाएं तो इतनी बड़ी तबाही हो इसराइल के अंदर के उसको समझ ना आए कि हम क्या करें। लेकिन ये सारे ममालिक मिल के पूरी एफर्ट करते हैं कि किसी तरीके से भी कोई मिसाइल इसराइल ना पहुंच सके, और सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए। लेकिन उसका नतीजा इनके अपने मुल्कों के लिए क्या निकल रहा है वो भी सबके सामने है। अच्छा, अब हालत ये हो चुकी है कि इस वक्त तक पता नहीं चल रहा कि नेतन्याहू किधर है। ये सामने आप देख सकते हैं, एक और उसकी वीडियो शेयर की गई
कि जनाब ये नेतन्याहू पब्लिक में फिर रहा है। पहले उसकी एक शेयर की गई थी कि वो एक कॉफी शॉप में गया और उसने कॉफी खरीदी और लोगों ने कहा कि वो AI है। अब उसी तरह की वीडियोस जो शुमाली कोरिया के सरबराह हैं उनकी नजर आ रही हैं, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई, उनकी भी उसी कैफे के अंदर किसी ने वीडियो बना के शेयर कर दी है। सामने आप देख सकते हैं। बुनियादी तौर पे ये बताया कि ये तो AI वीडियोस हैं। अच्छा, अब फिर एक और वीडियो शेयर की गई है नेतन्याहू की, जिसमें दिखाया गया है कि वो आम लोगों से मिल रहा है। उसमें भी एक बड़ा मसला हो गया क्योंकि उसने हाथ में अंगूठी पहनी हुई है। तो आधी वीडियो के अंदर लगता है कि उसने अंगूठी पहनी है, थोड़ा सा वो हाथ हिलाता है तो अंगूठी गायब हो जाती है। लोग कह रहे हैं कि ये भी AI जनरेटेड है। तो ऐसा क्या मसला है कि नेतन्याहू साहब जो है खुल के सामने नहीं आ रहे? ईरान की लीडरशिप तो इंटरनेशनल मीडिया को भी इंटरव्यूज दे रही है। नेतन्याहू दे दे CNN को इंटरव्यू, किसी अमेरिकन चैनल को इंटरव्यू दे दे, अपने बंकर में बैठ के दे दे। ऐसा कौन सा मसला है? पूरी अमेरिकन इंडस्ट्री के अंदर उनके बहुत सारे चाहने वाले हैं, बहुत सारे इसराइल को पसंद करते हैं। किसी भी अपने मनपसंद सहाफी को इंटरव्यू दे दे, किसी मनपसंद नेटवर्क के ऊपर इंटरव्यू दे दे, कोई लाइव ब्रॉडकास्ट कर दे, लेकिन वो उस तरह नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये अफवाहें मजीद गर्दिश कर रही हैं कि कहीं ना कहीं उनको हिट किया गया, या उसको ये डर है कि मुझे हिट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल रहा। कल भी जो इसराइली पार्लियामेंट है उसका कोई इजलास वगैरह चल रहा था और अचानक सायरन बजना शुरू हो गया और वो लोग वहां से भाग गए। तो नेतन्याहू किधर है, क्या मामला चल रहे हैं? ये जो नई वीडियोस हैं उनकी वजह से तो नए सवालात ने जन्म ले लिया। लेकिन अपडेट ये है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद अमेरिका वो चीज हासिल नहीं कर सका जो वो ईरान में करना चाहता था। अब जो ईरान का एक जजीरा है वहां पे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये कोई एम्फीबियस लैंडिंग वगैरह करें, यानी वहां पे जाके कोई अपने ट्रुप्स वगैरह उतारें। दूसरी जानिब ईरान में लाइनें लगी हुई हैं, लोग जो है फौज के अंदर भर्ती हो रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम वहां पे पहुंच जाएं जहां पे अगर ये फाइट होती है तो यकीनन ये कोई इतना आसान नहीं होगा अमेरिका के लिए कि वो 10,000 फौजी भेजेगा और ईरान पे कब्जा कर लेगा। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है और उन्होंने तैयारी ही इसी जंग की है। आप इसका अंदाजा इस बात से लगाए ना कि जब अमेरिका और इसराइल ये दावा कर रहे हैं कि हमने 95% ईरान की फौज को तबाह कर दिया, पूरी नेवी को तबाह कर दिया, सारे मिसाइल तबाह कर दिए, एन उस वक्त 2 हफ्ते के बाद ईरान नए मिसाइल निकालता है जो वो पहली दफा इस्तेमाल कर रहा है। वो कहता है एलो फिर आया जगोरी। उन्होंने कहा कि ये लो एक नया आ गया, ठीक है कि नहीं? तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी जो जंगी हिकमत अमली है वो बिल्कुल वाज़ेह है। हम अमेरिका से स्ट्रेट फॉरवर्ड जंग करके नहीं जीत सकते। इसराइल का और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। उनके पास दुनिया जान का एमुनेशन है, उनके पास दुनिया का लेटेस्ट इक्विपमेंट है, हथियारें हैं, सब कुछ है। लेकिन जंग हम अपने तरीके से करेंगे। हम ये जंग इनके लिए महंगी बना देंगे, हम ये जंग इनके लिए एक नफसियाती जंग बना देंगे, हम ये जंग पूरे खित्ते में ऐसे फैला देंगे कि इनके लिए बड़ा मसला बन जाएगा। हम पूरी दुनिया के लिए ये जंग जो है दुनिया को दिखाएंगे कि इस जंग के नतीजे में अमेरिका और इसराइल ने कितनी बड़ी तबाही बर्पा की है, चाहे वो मौशी एतबार से हो या इंसानी एतबार से हो। तो ईरान उसमें काफी हद तक कामयाब है और उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से कोई जहाज नहीं गुजर सकता अनलेस वो चाइनीज मनी के अंदर पेमेंट करे, और कराची ऑयल टैंकर वहां पे पेमेंट करके निकला है। आपको पता है पाकिस्तानी तो फिर फाइलों के नीचे लगा देते ना पहिए, जहां पैसा दे के काम करवाना हो तो वहां से तो फिर कोई मसला ही नहीं होता। पर एनीवे कराची ऑयल टैंकर आ रहा है और इसमें यू मस्ट है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से चीजों को नेविगेट किया है कि बहुत सारे दीगर जो लोग हैं उनको भी नाराज नहीं किया, ईरान भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान कुछ ना कुछ ऐसा किरदार अदा कर रहा है कि जिससे ईरान को भी ये लगता है कि पाकिस्तान एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। और पाकिस्तान की ये भी कोशिश है कि जो मुसलमान ममालिक हैं उनको कायल किया जाए कि इस जंग को मजीद ना बढ़ाया जाए और किसी तरीके से ये सारी जंग बंदी वगैरह करवाई जाए। लेकिन असल जो मैडनेस है वो तो इसराइल और ट्रंप की जानिब से दिखाई जा रही है, और ट्रंप तभी रुकेगा जब इसराइल से उसको इजाजत मिलेगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।